आज हम अपने पाठ संतुलित आहार का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। आज के भाग में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हमने पिछली कक्षा में क्या-क्या पढ़ा था। आज के विषय होंगे विभिन्न अवस्थाओं के लिए संतुलित आहार, कुपोषण के प्रकार तथा कुपोषण से होने वाले कुछ रोग। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली कक्षा में हमने संतुलित आहार के महत्व के बारे में चर्चा की थी। संतुलित आहार किसे कहते हैं, आयु, लिंग, श्रम व जलवायु किस प्रकार से हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि विभिन्न खाद्य समूहों का प्रयोग हम किस प्रकार से संतुलित आहार को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं के लिए संतुलित आहार की। भिन्न भिन्न अवस्थाओं के लिए संतुलित आहार भिन्न भिन्न होता है। ये अवस्थाएं हो सकती हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तथा गर्भावस्था व स्तनपान कालावस्था। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था 1 से 12 वर्ष तक की आयु। इस अवस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए तथा 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को हम स्कूल जाने वाले बच्चों की अवस्था में रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं, बच्चों का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इस आयु के बच्चों में लंबाई वजन की अपेक्षा अधिक तीव्रता के साथ बढ़ती है। अतः उनके भोजन में शरीर का निर्माण करने वाले तत्व जैसे प्रोटीन का होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ बच्चों की अस्थियों का विकास होता है और दांतों का भी विकास हो रहा होता है। अतः उनके भोजन में कैल्शियम तथा फास्फोरस और लौह लवण युक्त भोज्य पदार्थों का होना बहुत जरूरी है। शाकाहारी बच्चों के लिए दाल व दूध दोनों की ही आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि वे बच्चे जो मांसाहारी भोजन करते हैं वे अपनी प्रोटीन की आवश्यकता को मांस, मछली, अंडे इत्यादि से पूरा कर लेते हैं। साथ ही साथ बच्चों को सुरक्षात्मक तत्वों की भी आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता इस समय कमजोर होती है। बाल्यावस्था में बच्चों के लिए आहार निर्धारित करते समय हमें कुछ सामान्य सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चों का आहार हमेशा आकर्षक दिखना चाहिए, तभी बच्चे आहार को रुचिपूर्ण ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ बच्चों को भोज्य पदार्थों को उनके मूल रूप से परिवर्तित करके देना चाहिए। जैसे गेहूं के आटे से रोटी के अलावा पूड़ी, पराठा, कचौड़ी इत्यादि के रूप में परिवर्तित करके देना चाहिए। इसके अलावा हम बच्चों को यदि बाहर का कुछ खाने का मन करता है तो उन्हें घर पर ही स्वच्छता से बनाकर खिलाना चाहिए। बच्चों के टिफिन में विशेष रूप से कुछ नए व्यंजनों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ नए व्यंजनों को खाना पसंद करते हैं। यदि हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास अच्छा होता है। बाल्यावस्था के बाद बात आती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक की आयु को हम किशोरावस्था में रखते हैं। यह भी अवस्था ऐसी होती है जब हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इस समय शारीरिक वृद्धि के साथ साथ बालकों और बालिकाओं के शरीर में गुणात्मक परिवर्तन भी हो रहे होते हैं। जैसे बालकों में दाढ़ी मूंछ का आना, जननांगों का परिपक्व होना, आवाज का भारी होना, लंबाई का बढ़ना तथा वजन का बढ़ना। ऐसे ही बालिकाओं में भी शारीरिक परिपक्वता आती है। साथ ही साथ मासिक धर्म का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। अतः इन सभी परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए हमें संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाकर देना चाहिए। इस समय बालकों के शरीर के सभी तंत्र और अधिक मजबूत हो जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। अतः उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है।
लिंग भेद को यानी कि बालक और बालिका के भेद को यहाँ पर ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बालिकाओं में मासिक धर्म प्रारंभ होने के कारण उन्हें लौह लवण की आवश्यकता अधिक होती है, जिसकी पूर्ति हरी पत्तेदार सब्जियों, अंकुरित अनाज, गुड़, खजूर इत्यादि से की जानी चाहिए। बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है क्योंकि बालक इस समय किसी न किसी सक्रिय खेल जैसे तैराकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग इत्यादि से जुड़े होते हैं, जबकि बालिकाएं घर पर ही रहती हैं। इसलिए बालकों को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था के बाद बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की। प्रौढ़ावस्था तक आते आते हमारे शरीर की वृद्धि लगभग पूर्ण हो चुकी होती है। प्रौढ़ावस्था में लिंग को हम एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं संतुलित आहार को निर्धारित करने का, क्योंकि पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में भी की थी, क्योंकि पुरुषों का शारीरिक संगठन यानी कि उनके शरीर की लंबाई, भार तथा उनकी क्रियाशीलता महिलाओं से अधिक होती है। आप इस चित्र से स्पष्ट देख पा रहे हैं कि साधारण पुरुष को जहां 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, वहीं एक साधारण महिला को केवल 1800 किलो कैलोरी की ही आवश्यकता होती है। यानी कि पुरुषों को अधिक क्रियाशील होने के कारण अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। महिलाओं को लौह लवण की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान प्रतिमाह रक्त की हानि होती है, जिसे लौह लवण द्वारा युक्त भोज्य पदार्थों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति अधिकतर मजदूर वर्ग से होते हैं, अतः उनके भोजन में सस्ते पोषक तत्वों का युक्त भोजन का समावेश किया जाना चाहिए, जैसे कि मौसमी फल व सब्जियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। घी के स्थान पर तेल का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रोटीन के लिए पनीर के स्थान पर पनीर, दूध, इन सभी के स्थान पर मूंगफली या चने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे उन सभी को ऊर्जा, प्रोटीन के साथ साथ सुरक्षात्मक तत्वों की भी कमी ना होने पाए। प्रौढ़ावस्था के बाद आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तनों को ध्यान रखकर संतुलित आहार का आयोजन किया जाता है। इस समय शरीर के सभी अंग धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगते हैं, पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है, अतः हमें वसा की मात्रा को कम कर देना चाहिए। साथ ही साथ अस्थियों और दांतों की संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है, अतः दांत और अस्थियों को मजबूत बनाए रखने के लिए वृद्धों के आहार में दूध का समावेश अति आवश्यक होता है, यानी कि उन्हें उचित मात्रा में दूध दिया जाना चाहिए। भोजन कमजोर पाचन तंत्र को देखते हुए सुपाच्य व मुलायम होना चाहिए। अनाजों को हम दलिया, सूजी, खीर इत्यादि के रूप में दे सकते हैं। कब्ज की शिकायत को दूर करने के लिए रेशे युक्त भोज्य पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही रूप से वृद्धावस्था में भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। वृद्धावस्था के बाद अब हम बात करेंगे विशेष परिस्थितियां, यानी कि गर्भावस्था व स्तनपान काल। ये दोनों ही अवस्थाएं बहुत ही विशेष होती हैं महिलाओं के लिए। इस समय महिलाओं को अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक गर्भवती स्त्री का गर्भस्थ शिशु अपनी सभी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के लिए अपनी माता के आहार पर ही निर्भर करता है। अतः एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन सामान्य महिला से लगभग 300 कैलोरी अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार स्तनपान कराने वाली माता को भी अतिरिक्त मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है,
क्योंकि दुग्ध स्राव के रूप में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उसके शरीर से निकल जाते हैं। अतः उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए उसे भी अतिरिक्त मात्रा में ही पोषक तत्व दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार गर्भवती स्त्रियों को कैल्शियम की मात्रा सामान्य से 500 मिलीग्राम अधिक दी जानी चाहिए। सामान्य महिलाओं के लिए यह 400 मिलीग्राम होती है, जबकि गर्भवती स्त्री को ये 500 मिलीग्राम और अधिक कर देनी चाहिए। इसी प्रकार विटामिन सी तथा लौह लवण इन दोनों की ही मात्राओं को सामान्य से अधिक कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु और दूध पीने वाला शिशु अपनी अधिकतर पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के लिए अपनी माताओं पर ही निर्भर करता है। तो ये तो बात हुई विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार में क्या क्या भिन्नता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कुपोषण व उसके प्रकार के बारे में। कुपोषण के प्रकार जानने से पहले हम जानेंगे कुपोषण किसे कहते हैं। कुपोषण जब हमारे शरीर को लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है या हम किसी पोषक तत्व को आवश्यकता से अधिक ग्रहण कर लेते हैं, तो वह स्थिति कहलाती है कुपोषण की स्थिति। यानी कि शरीर का वह विकार जो या तो कम पोषक तत्वों को ग्रहण करने से उत्पन्न हो या अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करने से उत्पन्न हो, वह स्थिति होती है कुपोषण की स्थिति। कुपोषण 3 प्रकार का हो सकता है: अल्प पोषण, अतिशय पोषण तथा विशिष्ट पोषक तत्वों का अभाव। अल्प पोषण लगातार अपर्याप्त मात्रा में यदि हमें भोजन प्राप्त होता है तो वह स्थिति कहलाती है अल्प पोषण, जैसे कि प्रोटीन की कमी से होने वाला मरासमस रोग। अतिशय पोषण यानी कि यदि हम आहार में लगातार किसी भी पोषक तत्व की मात्रा आवश्यकता से अधिक ग्रहण कर रहे हैं तो वह स्थिति कहलाती है अतिशय पोषण, जैसे कि लगातार कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिक मात्रा लेते रहने से हम मोटापा जैसे रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तीसरा प्रकार है विशिष्ट पोषक तत्वों का अभाव। विशिष्ट पोषक तत्व यानी कि किसी विशेष पोषक तत्वों के अभाव से होने वाला रोग। यह रोग उसी विशिष्ट पोषक तत्वों के अभाव से ही हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। जैसे हमारे भोजन में यदि विटामिन ए कम हो जाए तो हम रतौंधी जैसे रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अब हम कुछ कुपोषण जनित रोगों के बारे में बात करेंगे। कुपोषण जनित रोग मुख्यतः प्रोटीन, ऊर्जा की कमी से हो सकते हैं, खनिज लवणों की कमी से हो सकते हैं और विटामिन की कमी से भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग। पहला रोग है क्वाशॉर्कर। यह रोग मुख्यतः 1 से 4 वर्ष तक के बच्चों में अधिक पाया जाता है और इस रोग का मुख्य कारण है प्रोटीन की कमी होना। इस रोग में बच्चे की शारीरिक वृद्धि तथा विकास रुक जाता है। बच्चे के चेहरे पर सूजन आ जाती है जिसे हम चंद्रमुख भी कहते हैं। बच्चे के पेट में भी सूजन आ जाती है जिससे बच्चे का पेट फूल जाता है। त्वचा पीली और सूखी होकर काली होने लगती है। बाल पतले, कड़े व चमकहीन हो जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इस रोग के उपचार के लिए बच्चे को प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए, जैसे उसके दूध में खिचड़ी, दूध, पनीर इत्यादि को दिया जाना चाहिए। अगला रोग है प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होने वाला मैरास्मस। मैरास्मस रोग मुख्यतः 1 वर्ष से पहले के बच्चों को होता है। यह बड़ों और बच्चों दोनों को हो सकता है। सामान्यतः यह भुखमरी जैसी महामारी के समय ही होता है। इस रोग में बच्चे की शारीरिक वृद्धि तथा विकास रुक जाता है। बच्चों की मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं जिससे बच्चा
हड्डी का ढांचा मात्र रह जाता है। उल्टी व दस्त भी हो सकते हैं। बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और भोजन नहीं करना चाहता है। इस रोग के उपचार के लिए बच्चे को यदि उपलब्ध हो तो माता का दूध सर्वोत्तम होता है और साथ ही साथ प्रोटीन और ऊर्जा युक्त भोजन देने की आवश्यकता होती है। ये तो हुए प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग। अब हम बात करेंगे कुछ खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग। पहला रोग है घेंगा रोग। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग में गले में स्थित थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे हमारे गले में सूजन आ जाती है तथा बच्चों में घेंगा रोग होता है तो उनका मानसिक और शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। आवाज़ में भारीपन आ जाता है, गले में कुछ भी निगलने में परेशानी होती है तथा खांसी भी अनुभव होती है। इसके उपचार के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ मछली और समुद्री खानों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला रोग है रक्तअल्पता। रक्तअल्पता मुख्यतः बालिकाओं और महिलाओं को होती है। यह रोग आयरन की कमी से यानी कि लौह लवण की कमी से होता है। इसके मुख्य लक्षण हैं जल्दी थकान का अनुभव होना, सिर दर्द होना, त्वचा का पीलापन यानी कि त्वचा पीली हो जाती है, हृदय गति अनियमित हो जाती है, सीने में दर्द का अनुभव होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, चक्कर आना तथा पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन होना। रक्त अल्पता के उपचार के लिए हमें लौह लवण युक्त भोज्य पदार्थ जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अंकुरित अनाज, सूखे मेवे, गुड़ इत्यादि का उपयोग अपने भोजन में करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। सबसे पहला रोग है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में कम प्रकाश में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, यानी कि यदि प्रकाश कम होगा तो व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। त्वचा कांतिहीन हो जाती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इसके उपचार के लिए व्यक्ति को हरे पत्तेदार सब्जियां तथा पीले फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पपीता, आम, गाजर इत्यादि। विटामिन की कमी से होने वाला अगला रोग है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। इस रोग में त्वचा शरीर में होने वाले घाव देर से भरते हैं, चिड़चिड़ापन तथा वजन में कमी आ जाती है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है तथा त्वचा पर नीले चकत्ते पड़ जाते हैं। विटामिन की कमी से होने वाला अगला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है तथा यह बच्चों और महिलाओं में अधिक पाया जाता है। बच्चों में अस्थियां कमजोर व टेढ़ी हो जाती हैं तथा पैरों की अस्थियां धनुषाकार हो जाती हैं और वह बच्चे का वजन संभालने लायक नहीं रहती हैं। वयस्क व्यक्तियों में या महिलाओं में इसे अस्थि मृदुलास्थि के नाम से भी जानते हैं। यह अधिकतर उन महिलाओं या पुरुषों को होता है जिन्हें सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है। महिलाओं में पर्दा प्रथा तथा घर में अंदर रहने के कारण ही यह रोग अधिक पाया जाता है तथा बच्चों में दूध की कमी के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। विटामिन डी के उपचार के लिए हमें विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थों को अपने आहार में लेना चाहिए। विटामिन डी ही एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे हमारा शरीर सूर्य की किरणों में स्वतः ही बना लेता है। अतः हम सभी को प्रातःकाल सूर्य की किरणों में ज़रूर रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर इस विटामिन का निर्माण कर सके। इसके अतिरिक्त विटामिन डी हमें दूध, मक्खन,
मलाई तथा मछली के तेल, चीज़, अंडा इत्यादि से भी प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये तो कुछ बात हुई विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो देखा आपने कितने सारे रोग हमें पोषक तत्वों की कमी से हो जाते हैं। तो आज के व्याख्यान से हमने क्या सीखा, इस पर भी एक प्रकाश डालते हैं। आज हमने देखा कि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए संतुलित आहार में क्या क्या भिन्नता होती है, किस प्रकार से एक बच्चे के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि आयु में वयस्क व्यक्ति के बड़े होने के बाद भी उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होती है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि वे कौन सी विशेष अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भावस्था और दूध पिलाने वाली माताओं को क्यों सामान्य महिलाओं से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वृद्धावस्था में किस प्रकार से संतुलित आहार परिवर्तित हो जाता है और हम वृद्धावस्था में संतुलित आहार को परिवर्तित करके किस प्रकार से एक स्वस्थ जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुपोषण के बारे में भी बात करी। कुपोषण यानी कि हमारे शरीर की वह अवस्था जब किसी भी पोषक तत्व की मात्रा या तो आवश्यकता से अधिक हो जाए या आवश्यकता से कम हो जाए, तो वह स्थिति हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक भी नहीं हमारे शरीर में जाने चाहिए और आवश्यकता से कम भी नहीं जाने चाहिए। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से यदि हमारा आहार संतुलित ना हो तो वो हमें कितना प्रभावित करता है और हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है। बालक, बालिकाएं और गर्भवती महिलाएं तथा दूध पिलाने वाली माताएं इस कमी से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि यदि इन सभी को संतुलित आहार ना मिले तो उसका इनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का व्याख्यान समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं गृह कार्य की। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न लिखे हुए हैं, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के संतुलित आहार में किस तत्व की अधिकता होनी चाहिए। इसका उत्तर हम वयस्क व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार से देखेंगे। उसके बाद प्रश्न है, एक गर्भवती महिला को संतुलित आहार देना क्यों आवश्यक है, सविस्तार वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम गर्भवती महिला के आहार में क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। तथा अगला प्रश्न है, कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। बच्चों, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, अतः इस प्रश्न को विशेष रूप से आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में करेंगे। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बच्चों को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। तो ये सभी प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में करेंगे।